हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें अपडेट दी थी कि अपने ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस इनकी पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, है ना। जो अपने रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है ईएमआरएस का एग्जाम। तो उसके लिए अपने क्या करने जा रहे हैं, ईएमआरएस का पीवाईक्यू सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद एनवीएस का आएगा और उसके बाद केवीएस का आएगा, ठीक है ना। एनवीएस केवीएस एक साथ एग्जाम करवा रहे हैं, लेकिन उनके जो पहले के एग्जाम थे वो अलग अलग थे। ओके, और सारे के सारे जो एग्जाम है, जैसे ईएमआरएस की बात करूं तो ये हुआ था 2023 में, है ना। एनवीएस की बात करूं तो वो तो हुआ था 2022 में। केवीएस की बात करूं तो वो हुआ था 2023 में। इन तीनों पेपरों के अपने पहले सोल्यूशन करेंगे। ये एक सीरीज रहेगी जिसमें आई थिंक मुझे लगता है 6 से 7 वीडियो आएंगे। तो 22-23 के जो पेपर थे वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके जो अगली सीरीज लाएंगे अपने, जैसे इसमें 6-7 वीडियो या 8 वीडियो जितनी भी बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आराम से उनको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद अपने जो इनके और रिसेंट एग्जाम थे, जैसे कोई 17 में था या कोई 16 में था या कोई 20 में था, तो उनको भी अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी मैंने आपको बता दिया कि एक छोटा सा मेंटोरशिप प्रोग्राम अपने हो गया है लॉन्च, ठीक है ना। वो सबके लिए फ्री है। आप यूट्यूब के किसी भी कमेंट में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर किसी भी वीडियो के बता सकते हैं, है ना, कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पे कैसा कंटेंट लेके आना चाहिए, आप किन प्रॉब्लम के थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं, डिसिप्लिन का लैग आ रहा है, मोटिवेशन का लैग आ रहा है, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। हर चीज आप बता सकते हैं, जहां आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। अगर वहां भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 6350263164, वहां आप बता सकते हैं, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा। इसके बदले में हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आदमी कोई काम फ्री में नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, ठीक है ना। तो हमारा इसके पीछे मोटिव क्या है, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें बस आपसे इतना ही चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ये जो कंटेंट है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ठीक है ना। जो कोलिग्स आपके जो तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की, ईएमआरएस की, एनवीएस, केवीएस, एमपी टेट की, एच टेट की, तो उनको आप ये चैनल शेयर करें ताकि हमारी जो वीडियोज हैं उन तक भी पहुंचे, है ना। और अगर आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, टेस्ट ज्वाइन करनी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना समय खराब करते हुए अपने चलते हैं ईएमआरएस पीवाईक्यू की तरफ। इसमें लगभग आई थिंक 51 से लेकर के मेरे पास 130 तक क्वेश्चन है। तो लगभग ये 80 क्वेश्चन हो गए, है ना। 80 में से लगभग 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से साइकोलॉजी के। तो ये 70 के अप्रोक्स अपने पास क्वेश्चन रहेंगे, और मुझे लगता है कि लगभग इसमें 2 वीडियो तो मिनिमम आएगी, शायद 3 वीडियो या 3 घंटे के अंदर अपने ये जो पेपर है इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पेपर सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, या मैं किस तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा, तो मेरा सोल्व करने का तरीका ये रहेगा कि मैं आपकी जगह एग्जाम में बैठा हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे सोल्व करता, वो थोड़ा सा अपने देखेंगे। कॉन्सेप्ट से होगा तो कॉन्सेप्ट से करेंगे, ऑप्शन से होगा तो ऑप्शन से करेंगे, ट्रिक से होगा तो ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। सारे माइंडसेट अपने लेके चलेंगे। अपना टारगेट एक ही रहेगा, साम दाम दंड भेद, और अपना उत्तर जो है वो अपना आ जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा अपने इसको करना चाह रहे हैं, ओके ठीक है। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन अपने पास है, ए बॉल is thrown horizontally from the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग की। 20 मीटर के अपने पास क्या है, एक हाई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके टॉप से फेंकी गई है, और कैसे फेंकी गई है, हॉरिजॉन्टली, थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास वर्टिकल होता है। तो उसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया, मतलब इधर फेंका गया। अब फेंका तो इधर है, ठीक है ना। पर तुम्हें पता है कि ग्रेविटी भी तो लगती है, तो वो तुम्हारी बॉल जो है वो किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो बॉल फेंकी आपने, ये ग्राउंड पे जाके जब टकराती है ना, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। अब एक गजब की बात देखो, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो 45 डिग्री एंगल है ना, वो कहां से है, ये वाला है या ये वाला है। जो मर्जी ले लो, एक जैसे ही 45 लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 45 ही आ जाएगा, 45 डिग्री ही आ जाएगा। तो चाहे आप इसको 45 मानो, चाहे आप इसको 45 मानो, दोनों में ही अपने को दिक्कत है नहीं है, ठीक है। और ये बॉल कैसे जारी होगी तुम्हारी, ऐसे जारी होगी, ओके ठीक। टेकिंग द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, स्मॉल जी है, इसका मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। द स्पीड एट विच द बॉल वाज थ्रोन, तो इससे जो बॉल फेंकी गई थी, वी वेग से फेंकी गई थी, मान लेते हैं यू वेग से फेंकी गई थी, ठीक है ना। यू वेग से अगर फेंकी गई थी, ओके, यू वेग से अगर फेंकी गई थी, तो वो यू जो था ना, वो कितना था अपने को ही बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि यहाँ से यू वेग से इन्होंने हॉरिजॉन्टली बॉल फेंक दी, जो कि अब ग्रेविटी के कारण कुछ इस तरीके से मोशन करते हुए यहाँ पहुंचेगी, और यहाँ जो पहुंच रही है, जब ये पहुंच रही है तो ये एंगल कितना बना रही है, चाहे हॉरिजॉन्टल बोलो चाहे वर्टिकल से एंगल बोलो, 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो आपको ये बताना है कि वो यहाँ किस वेग से फेंकी गई थी। समझ गए आप क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आ जाओ।
देखो ये बॉल जब ये मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, ठीक है ना, एक क्लियर सा डायग्राम बनाता हूँ और मुझे लग रहा है मैं ये डायग्राम जो है वो अगले पेज पे ही बना देता हूँ, नहीं ठीक, आ जाओ। देखो कि अपने पास ये हाइट थी, कितनी हाइट थी भाई, ये थी 20 मीटर, ओके 20 मीटर आपकी हाइट थी, ओके। आपने यहां से फेंक दिया, यू वेग से फेंक दिया। अब ये ऐसे जा नहीं सकते क्योंकि ग्रेविटी भी तो लग रही है, तो ये कुछ ऐसे जाएगी और जाने के बाद ये ग्राउंड को किस एंगल पे हिट कर रही है, ये अपने पास ग्राउंड को हिट कर रही है 45 डिग्री पे, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं जब ये यहाँ पहुंच रही है तो इसका जो फाइनल वेग है वो कितना हो गया, वी हो गया। तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। ये भी कितना है 45 है और ये वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो ये हो जाएगा वी कोस 45 और ये हो जाएगा वी साइन 45, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ अगर बात करें तो यू के पास दो कंपोनेंट है, एक है यू एक्स जो कि अपने पास है यू क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ही फेंका है, तो यू वाई कितना है अपने पास 0 है। एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन कहां लगता है, नीचे की तरफ, तो जो ए वाई है अपने पास वो कितना है, जी है, ओके। और ए एक्स कोई भी एसिलेशन की बात नहीं हुई है तो ए एक्स कितना है, 0 है, ठीक है। अब आप सिंपली देखो आपको क्या पूछा है, इन्होंने पूछा यू का मान, यू का मान क्या है, यू एक्स इक्वल है, तो आपको यू एक्स का मान चाहिए, ठीक है ना, यू एक्स का मान चाहिए। अच्छा यू एक्स का मान कैसे आएगा, अपने पास गति की जो है, मोशन की जो तीन इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और तीसरा होता है अपने पास वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2s। इनमें से अपने कौन से काम आ सकती है, फाइनल वेलोसिटी अपने को दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी अपने को थोड़ी बहुत दी गई है, ठीक है। तो अपने पास सिंपली ये वाली इक्वेशन अपनी जो है वो काम में आ रही है, ओके। कोई वाली दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं है। चले इससे आगे, ठीक है, चलते हैं। देखो v यहाँ पे दोनों पे लगाओ, यहाँ से वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इजिकल टू क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू का टी, ठीक है। वी वाई का मान कितना है, वी वाई का मान अपने पास है फाइनल देख लो कितना है, वी साइन 45, ठीक है। यू वाई कितना था 0 और ए वाई कितना है जी और ये कितना है अपने पास टी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 तो अपने पास ये आ गई, ओके कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर यही यू एक्स के लिए करो तो यू जो वी एक्स इजिकल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस का ए इंटू का टी, कोई एक्सप्रेशन है क्या, है ही नहीं, तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया पोर्शन। ये वी एक्स कितना आया, यहाँ से देखो वी एक्स कितना है, वी कोस 45, तो वी कोस 45 बराबर यू एक्स, यू एक्स का मान कितना है भाई, यू ही है, ठीक है। तो यहां से अपने को u चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से देखो क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 से आ गया u ही तो चाहिए अपने को, u कितना आ गया v cos 45, मतलब अब अपने को मान किसका चाहिए, अगर अपने पास v का मान आ जाए ना तो अपना जो u का मान है, इनिशियल वेलोसिटी का मान जो अपने को ज्ञात करना है ना, वो अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो v का मान अपने कैसे निकाले, v का मान कैसे निकाले भाई, v का मान अपने यहां से निकाल सकते हैं एक तरीके से, देखो तो आप निकाल सकते हैं क्या, v का मान अपने यहां से निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो तो, ठीक है। निकालो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन के अंदर, ये है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, इनिशियल कितनी थी 0 टू ए एस कितना है जी, है ना, जी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एस कितनी हाइट ट्रेवल करके आ रही है 20, ओके। अरे वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है 20 तो है, ठीक है। अब यहां से निकल जाएगा अपने पास क्या v, तो यहां से v निकालो, ये कितना आया, ये आया वी स्क्वायर साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो स्क्वायर करोगे तो 1/2, ये कितना है 2 गुणा 10 गुणा 20, ठीक है। यहाँ से वी स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 20 दूनी 40, 400 और ये 2 गुणा करोगे तो 800, ठीक है। तो v बराबर आ गया रूट 800, ओके। v का मान ये आ गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, u इजिकल टू आ गया, v का मान रखो, v का मान कितना है रूट 800 गुणा कोस 45 का मान 1/√2। ये जो रूट 800 ये क्या होता है, ये होता है 2 रूट इंटू का क्या होता है, 800 क्या होता है 2 गुणा 400, 400 का रूट करोगे तो 20 और 2 का रूट करोगे तो √2 गुणा क्या है 1/√2, 1/√2 से 1/√2 गया, यू का मान कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो आ गई, ये कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब तुम्हारे सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, और ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, डिलीट होना चाहिए था, ठीक है। फिर भी मैंने कराने का तरीका जो है वो आपको बता दिया, इससे आपको काफी कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा, है ना। ये अपना पहला क्वेश्चन जो था 51 नंबर क्वेश्चन वो हो गया है ना, ठीक है। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एक्सीलरेशन टुवर्ड्स साउथ, हो सकता है क्यों नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये अपने पास क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, भाग रहा है वो तेज, ठीक है। और एक्सेलरेशन टुवर्ड साउथ, हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि जब ये स्लो डाउन होगा, ये नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, जब ये स्लो डाउन होगा तो इसको पीछे की तरफ भी तो फोर्स लग रहा होगा, या एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो ए स्टेटमेंट है वो अपने पास सही है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, नहीं, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है, डीवी बाई डी। अगर वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है, डीवी ही जीरो है, तो ये तो अपने आप जीरो हो गया, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, भाई साहब एक्सेलरेशन ही नहीं हो सकता। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म कर दिया आपने, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो वैसे ही जीरो हो गया। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते थे तुम, कि स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही हो, तो एक्सेलरेशन आ जाता है, जो कि अपने पास होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। तो यह ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, कि आप कह रहे हो वी तो कांस्टेंट है और ए आपका बदल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन, अरे नहीं भाई, जीरो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, नियति तो है, जीरो बदल थोड़ी रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ ओनली एंड ओनली सही कौन सा है अपने पास, ए सही है, ठीक है ना। विच ऑफ द स्टेट नॉट पॉसिबल पूछा है ना, तो बी और सी पॉसिबल नहीं है भाई, ए पॉसिबल हो गया, ठीक है, बी और सी पॉसिबल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बी एंड सी, है ना। ये दो जो अपने पास, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकते ये। पहला एक ने कहा था कि वी कांस्टेंट है, तो अपने पास ए जो है वो चेंज होता हुआ हो सकता, नहीं हो सकता। तो सी क्या था अपने पास, कि वेलोसिटी जीरो है मतलब कांस्टेंट है, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बी और सी दोनों ही नहीं हो सकते। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखो, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। देखो क्या है, कि ए लिफ्ट इज मूविंग, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ए लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक लिफ्ट जो है ना वो क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए के साथ, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन, द ग्राफ शोन बिलो शोज द पोजीशन वाई ऑफ द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, की जो सीलिंग है उसका ग्राफ बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, समय के साथ साथ उसकी पोजीशन जो है वो क्या हो रही है। ये लो, ये तुम्हें दिख रहा है थोड़ा सा पैराबोलिक ग्राफ है, तो ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो ग्राफ है, ठीक है ना। कि लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वो एक्सेलरेशन अपने मान लिया क्या है, a है। द ग्राफ शोन बिलो शोज पोजीशन y ऑफ द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट विद टाइम t, कि टाइम t के साथ साथ जो लिफ्ट की जो सीलिंग है, छत जो है ना, उसका ग्राफ ये है, उसकी पोजीशन का ग्राफ ये है, तो y प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, यहां तक अपने को कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, क्या बोला है आगे, एट इंस्टेंट टी1, किसी टी1 समय के ऊपर ए बोल्ट ब्रेक्स लूज, है ना, कि एक बोल्ट है वो क्या हो गया, लूज हो गया, एंड ड्रॉप्स फ्रॉम द सीलिंग, और वो सीलिंग से जो क्या हो गया, वो गिर गया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कराओ बेस्ट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द बोल्ट, इनमें से कौन सा कराओ जो है तुम्हारे पास ये जो बोल्ट की जो पोजीशन है ना उसको दिखा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ, क्या बोला इसने, एक लिफ्ट थी, किसी एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए से ऊपर जा रही थी, उसका छत का जो बोल्ट है, ये इसका जो यहाँ का जो बोल्ट है वो गिर गया और वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। और वो कितने टाइम पे गया, टी1 पे गिरा, ठीक है ना, टी1 पे गिरा, तो टी1 के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात देखो कि ये अपने पास, ये तो y हो गया, उसकी पोजीशन हो गई, ये क्या हो गया, समय t हो गया। पहली बात तो देखो, सब के अंदर ये कांस्टेंट है, सब के अंदर ये पहले वाला पार्ट जो है वो सेम का सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, और दूसरी बात देखो, v1 कांस्टेंट है, v1 कांस्टेंट होना मतलब, v1 कांस्टेंट होना मतलब v पॉइंट है, ये वाला v1 कांस्टेंट नहीं है, ये एक तरीके से देखोगे ना तो ये पॉइंट है, ठीक है। ये v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अपने पास यहाँ पे आया है। ये क्या कह रहा है, t1 के ऊपर वो v1 पे था, नो डाउट, t1 पे ये भी v1 पे था, और वो बोल्ट है वो भी v1 पे था, है ना। T1 पे V1, T1 पे V1, T1 पे V1, और ये भी T1 पे V1, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे T1 पे V1 पे ही थे। ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे समय बदलेगा ना उसकी पोजीशन बदलेगी, बदलेगी ना, यहाँ समय बदल ही नहीं रहा, यहाँ तो समय बदल ही नहीं रहा, उसकी पोजीशन बदलती जा रही है पर समय नहीं बदल रहा, तो ये नहीं हो सकता। और इसमें क्या बोला है, जैसे समय बदल रहा है ना उसकी हाइट बढ़ रही है। अब वो बोल्ट कभी ऊपर जा सकता है क्या, जब वो नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, फ्री फॉल उसका हो रहा है, तो वो ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरी बात अब देखो क्या, कि जैसे जैसे वो नीचे आएगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा, v इक्वल टू क्या होता है, √2gh, है ना। अभी इस बार तुम्हारा ऐसे कह सकते हो, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो ये v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस का at होता है, उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी उसके पास, ठीक है, जो लिफ्ट को तुमने दे रखी है, ठीक है ना, वहां से कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। अच्छा, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना मिलेगा उसको, g,
है ना, और ये t। पर एक चीज तो यहाँ से क्लियर है, समय के साथ साथ जो वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी। अरे सिंपल सी बात है ना, तुम यहाँ से छोड़ रहे हो, हल्का सा वो तेज आएगा, नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, चाहे किसी वेलोसिटी भी छोड़ दो फिर भी उसकी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एक्सीलरेशन मिल रहा है नीचे की तरफ। तो धीरे धीरे जो वेग है वो बढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी कम दूरी तय करेगा, उसके बाद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा इस तरीके से तय करेगा, है ना। और लास्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा तय करेगा दूरी, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग वाले पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग वाले टाइम में बहुत कम टाइम में बहुत कम दूरी, और बाद वाले में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, अब ये बात देखो, यहाँ इसने कितना टाइम लिया, फर्स्ट आप देखो इतना टाइम लिया, ठीक है, और ये कितनी दूरी तय कर गया, इतनी। यहाँ देखो इसने इतना टाइम लिया और इतनी दूरी तय कर गया। ओके, अब यहाँ देखो हाफ तक, ये कितनी दूरी तय कर गया भाई, इतनी सारी दूरी तय कर गया, इतनी इतनी दूरी तय कर गया। लास्ट में इसने इतने टाइम के अंदर, हाफ टाइम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी दूरी तय की है, मतलब लास्ट टाइम में ये बहुत कम दूरी तय कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपली अपने पास ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात समझे, क्या समझे आप बात, आप ये बात ये समझे चार ऑप्शन में, कि यहाँ तो टाइम ही वेरी नहीं कर रहा, तो ये गलत है। इसमें तो पोजीशन ऊपर कर दी, मतलब जहां है वो इससे ऊपर थोड़ी भागेगा, कैसे भी नहीं भाग सकता, तो ये भी तुम्हारे पास नहीं होगा। ओके, सी ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में क्या करा ये, कि हाफ टाइम तक इतनी तय की, ठीक है, उसके बाद इसने इतनी तय की। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर हाफ टाइम ले अपने, ठीक है, तो यहाँ हाफ टाइम तक इतनी इसने दूरी तय की, उससे आगे वाले पार्ट में सिर्फ इसने इतनी ही दूरी तय की, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लेट होगा, वो सेकंड हाफ में ज्यादा दूरी तय करेगा। ओके, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, कि फॉर टू वेक्टर्स, अपने पास क्या है, दो वेक्टर हैं, फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर है, ये दोनों बराबर है, इज ऑलवेज ट्रू, ये कब सत्य होगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो बताता हूँ आपको, ये मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। ठीक है, दो वेक्टर है, उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये अपना होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। ओके, और ये आगे क्या है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनके इक्वल ही है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, ये होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर, एक केस तो ये हो सकता है क्या, कि अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वही लगा लो। ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर है बी के, तो कोस थीटा क्या हो गया, कोस 90, कोस 90 मतलब ये जीरो, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, मतलब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई, ये इक्वल रहेगा कब, जब ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। ओके, ऑलवेज ट्रू पूछा है ना, ठीक है, मतलब ये होगा तो ये हमेशा इक्वल रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन एदर ए या बी जीरो, कोई भी एक जीरो हो जाए, मतलब अपने को क्या करना है, जैसे ही अपनी ये टर्म जीरो होगी ना, जैसे ही अपनी ये टर्म जीरो होगी, ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये बाकी वाला पार्ट तो इक्वल है ही, ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्या कर रहा है, अपने को दिक्कत कर रहा है। ठीक है ना, ये कैसे हो सकता है जीरो, या तो कोस 90 हो, ठीक है, जो पहली कंडीशन आ गई, या फिर ए या बी में से कोई भी क्या हो जाए, एक जीरो हो जाए। ठीक है, तो ए एदर ए और बी इज जीरो, दोनों में से एक जीरो होगा ना, तो भी जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, उससे भी अपना काम चल जाएगा। तो ये वाला भी क्या है, सही है। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, अच्छा ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, और ए और बी क्या है, या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल, मतलब या तो कोस जीरो है या कोस 180 है। नहीं भाई, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, तो ये अपना जो काम है यहाँ करेगा, थोड़ा सा अलग डिफरेंस लेके आएगा। कोस जीरो करोगे 1 आएगा, ये प्लस का 2ab रहेगा, ये माइनस का 2ab रहेगा, जो कि डिफरेंस है, फिर इनको इक्वल नहीं रहने देगा, तो सी वाला अपना नहीं होगा। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसी वेबसाइट, मुझे किसी वेबसाइट पे मिला था पेपर, ठीक है ना, वहां से मैंने निकाला है। तो ये थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि जो ये इसमें थोड़े बहुत टिक वगैरह लगे हुए हैं, काफी मैंने रिमूव किए, उसके बाद भी थोड़े बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन द डायग्राम शोन बिलो, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 4 एंड बी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3। ए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, बी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, अलोंग द डायरेक्शन पी क्यू, पी क्यू डायरेक्शन में है, पी क्यू कहाँ है, ये रही, यहाँ देख लो, पी क्यू डायरेक्शन के अंदर तुम्हारे पास क्या है, बी है, इन्होंने बोला यहाँ। ओके, बी हैज मैग्नीट्यूड 3 अलोंग द डायरेक्शन पी क्यू, ये कितना है इसके पास, 3 है, और एक वाला तो इन्होंने बता ही रखा है कि इन द डायग्राम ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 4, ए वेक्टर जो है ओ से पी डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है, और पी से क्यू कितना है, पी क्यू डायरेक्शन में, बी वाला जो है पी से क्यू डायरेक्शन में, जो कि अपने पास कितना है, 3 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 3 है। ओके, ठीक, अब अपने को करना क्या है, अपने को बताना है द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताना है। ठीक है, या मैं कह दूं ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट प्लस बी वेक्टर का वाई एक्स कंपोनेंट, है कि नहीं। ए का एक्स कंपोनेंट बताना है और बी का एक्स कंपोनेंट आपको बताना है। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ए वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 30, क्योंकि ये पूरा कितना है 90। ठीक है, तो और बी का एक्स बताओ, ए ये है, इसका एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स अपने पास हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर नहीं आएगा, ए एक्स ही आएगा, है ना। ए एक्स कितना हो जाएगा, ए कोस 30। ठीक है, ए का मान कितना है भाई 4, 4 इंटू कोस 30, कोस 30 कितना होता है, कोस 30 कितना होता है भाई, कोस 30 होता है अपने पास √3/2। ठीक है, अच्छा, और ये क्या चाहिए, बी एक्स चाहिए, बी एक्स कितना हो जाएगा, बी कितना है भाई 3, तो 3 कोस 60, है ना, 3 कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, है ना। ठीक है, 3 गुणा 1/2, आई थिंक तो ये होना चाहिए, कोस 60 चेक करूं क्या, वो 0 हो जाएगा, वो हाँ 1/2 ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ए एक्स आ गया, ये बी एक्स आ गया, ओके। अब चाहिए तुम्हें क्या, इसका एक्स घटक चाहिए ना, इसका एक्स घटक इतना आ गया, अब जोड़ लो भैया कितना आया, कोस 30, कोस 30 का मान कितना होता है, इतना ही तो होता है, कोस 30 का मान यही होता है, साइन 60 के बराबर होगा, साइन 60 कितना आया √3/2, तो यही तो होगा, है ना, कि नहीं। यही तो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, 3/2 करो कितना आएगा 1.5, ये कितना है 4 गुणा 1.732/2, इसको काटोगे आएगा 2, इसको करोगे 7 दूनी 34, थोड़ा सा आगे कर दो 3.5, दोनों को जोड़ो कितना आएगा लगभग 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारे पास जो है वो आंसर हो जाएगा, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उनका एडिशन जो है एक्स कंपोनेंट का वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, जहां ये एक्स कंपोनेंट ले लिया ना, वहां डायरेक्शन की बात ही खत्म हो गई, वहां सीधा मैग्नीट्यूड जो है वो सीधा सीधा जुड़ेगा, नो डाउट। ओके, ठीक, इसमें देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये भी तुम्हें बताऊं क्या, एक्स घटक है तो सीधा कैसे जोड़ दिया, अरे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, एक्स डायरेक्शन में तो क्या आएगा कोस 0, ये क्या बना, ये बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट है, तो क्या बचा ए प्लस बी, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट ही जोड़ दिया है, 3.5 और डेढ़ जो है 3.5 और 3.5 और 1.5 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा जो मेरा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भाई थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिख रहा है, मैं बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने किसी वेबसाइट से लिया था, वहां पे ऐसा ही मिला मेरे को, है ना। सर्कुलर फ्री वे एंट्रेंस एंड एग्जिट ramps on a basement car parking area are normally backed to handle four wheel moving at speed close to 20 किलोमीटर पर आवर, कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को हैंडल करने के लिए जो रैंप होता है, जो बेसमेंट में रैंप बनाते हैं किसी भी मॉल के, किसी भी सिनेमा हॉल के, आपने देखा होगा बेसमेंट में जो मॉल वो बनाते हैं, पार्किंग बनाते हैं, वहां है ना जो बेसमेंट है ना, उसकी स्पीड को हैंडल करने के लिए उसको इस तरीके से ही उठाया गया है कि वो कितनी स्पीड हैंडल कर सकता है, फोर व्हीलर की 20 किलोमीटर प्रति आवर जो स्पीड है वो हैंडल कर सकता है कि वो नहीं गिरे। ठीक है, टू डिजाइन बैंक्ड वही होता है ना जो आपने देखा होगा कि जो 11th क्लास वाली फिजिक्स जो होती है, ठीक है ना, जो आपके एनवीएस के में आती होती है, उसके अंदर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि जो गाड़ी है ना उसको पलटने से दो तरीके से रोका जा सकता है, पहला जो फ्रिक्शन है वो बढ़ा दिया जाए, जहां मुड़ते हैं, ठीक है ना, जहां मुड़ते हैं अपने, जहां मोड़ होता है, या तो फ्रिक्शन बढ़ाया जाए, या थोड़ी सी क्या करते हैं वो बैंक्ड कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा बंकल ला देते हैं उसमें, तो यहाँ बंकल वाला केस है अपने पास, ठीक है, वो इस तरीके से बंकन किया हुआ है कि वो कितनी स्पीड को हैंडल कर सकता है, 20 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड को हैंडल कर सकता है ना। तो टू डिजाइन ए सिमिलर रैंप फॉर 40 किलोमीटर पर आवर, अच्छा 20 किलोमीटर के लिए डिजाइन कर रखा है, ओके, हम चाहते हैं कि वो कितने के लिए सुटेबल हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर के लिए क्या हो जाए अपने पास सही हो जाए, सिमिलर हो जाए, अपना काम उससे चल जाए, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर, तो निम्न में से क्या होगा, ठीक है, रेडियस के बारे में बोला, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, तो अपने को रेडियस के बारे में बताना है। देखो, जब भी अपने बात करते हैं कि बंकन होगा, क्या होगा, बंकन होगा, ठीक है, या फ्रिक्शन होगा, ठीक है, तो वहां जो अपने पास mv स्क्वायर बटा r होता है ना, मतलब जो उसको घूमने के लिए
जो क्या चाहिए भाई, उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, उसको घूमने के लिए चाहिए अपने पास क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो एम वी स्क्वायर बटा आर जो होता है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है भाई, वो प्रोवाइड करता है अपने पास कौन सा, जो तुम्हारा म्यू एम जी है, ये वाला फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। या अगर तुम बात करते हो टेंजेंशियल वाली, तो वहां भी तुम्हारे पास ये कुल मिला के ना एम वाला आता ही आता है, ठीक है। यहाँ टेन थीटा आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। तो यहाँ से आप देखो कि m से m चला जाएगा, ओके, और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू जी आर आ जाएगा। या आप देख सकते हो जो v है ना, वो समानुपाती किसके है, रूट आर के है, ठीक है। पहले केस में स्पीड कितनी थी, 20 थी, तब मान लेते हैं ये कितना था, रूट आर था रेडियस। अब कितनी करनी है, 40 करनी है, तो अब मान लेते हैं ये आर डैश हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से आर डैश का मान आपको निकालना, निकालो, ये कितना आया, 2 आया। तो यहाँ से आर डैश कितना आएगा, आर मतलब स्क्वायर की है तो इसकी भी स्क्वायर होगी 4, ये 4 इसके गुणा में जाएगा। कि रेडियस को आपको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा, तब जाके आप वो 40 किलोमीटर प्रति आवर जो स्पीड है ना, उसको हैंडल कर सकते हो। क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द फ्री वे नीड टू बी मेड 4 टाइम्स, ये वाला सही है। रूट 2 टाइम सही नहीं है, 2 टाइम सही नहीं है, हाफ टाइम सही नहीं है, ठीक है ना। तो 4 टाइम आपको रेडियस को करना पड़ेगा। जहां भी आप जाके, जो भी मैंने नोट्स लिखाए हुए, अगर आप बैच में हो तो वहां जाके नोट्स देख लेना, बैच में नहीं भी हो तो यूट्यूब पे भी थ्योरी लेक्चर पड़े हैं, वहां भी आप जाके देख लेना कि v प्रोपोर्शनल टू रूट जी आता है बंकन वाले केस के अंदर, फ्रिक्शन वाले केस के अंदर, जब आपको गाड़ी क्या करनी है, रोटेट करनी है, ठीक है। मैं वो वाला भी कंफर्म करूं क्या, टेन थीटा वाला, चलो वो आप देख लेना, ठीक है ना। ये भी प्रोपोर्शनल टू रूट जी रूट आर ही आता है, उससे आपका काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, कितना है तुम्हें दे दिया, 10 आई कैप प्लस का 7 जे कैप माइनस का 7 के कैप न्यूटन, ठीक है। सिंबल कैरी दियर यूजुअल मीनिंग, सिंबल जो है उनके यूजुअल जो मीनिंग है ना। इट मूव्स बाय डिस्टेंस 3 मीटर, ये 3 मीटर के की डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, कौन सी डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, मतलब जो तुम्हारे पास एस वेक्टर है वो कितना है, 3 जे कैप है, ओके। द वर्क डन the work done on the object by the force is, the work done on the object by the force is, तो कितना काम किया जाएगा इस फोर्स के द्वारा, ठीक है। जो किया गया काम है वो अपना कितना आता है भाई, वो आता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर मान लिखो, ये हो जाएगा 10 आई प्लस का 7 जे माइनस का 7 के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट एस वेक्टर का मान कितना है, 3 जे कैप, करो भाई डॉट प्रोडक्ट, जे वाले का जे के साथ ही होता है, आई के साथ तो जीरो आएगा, तो ये कितना होगा 21, बस। तो तुम्हारे पास डब्ल्यू वेक्टर नहीं होता भाई, ये डब्ल्यू होता है, ठीक है, अदिश होता है, अदिश स्केलर, तो कितना आएगा, स्केलर आएगा 21 आ जाएगा ना। ये था न्यूटन, ये था मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 21 न्यूटन इंटू मीटर। सिंपली इसमें प्लस ही आएगा, माइनस वगैरह इसमें नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। उस नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एफ डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ये देखो आप क्या बोल रहा है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक हैं ए बी सी डी। कितने ब्लॉक हैं भाई, 4 है, और कौन से ए बी सी डी है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से इसको कनेक्ट किया गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है वो इन एक्सटेंसिबल है, इसको, और लाइट वेट है ये, मतलब इसका द्रव्यमान जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, आप मान सकते हो, ठीक है। सोन इन द फिगर बिलो, ओके। द सरफेस इज स्मूथ, सरफेस तुम्हारी जो क्या है, स्मूथ है, मतलब कोई भी फ्रिक्शन यहाँ नहीं लग रहा। एंड द पुल्ली इज लाइट एंड स्मूथ, पुल्ली भी क्या है, लाइट है और स्मूथ है, मतलब इससे भी कोई फोर्स वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं लग रहा, कोई भी ग्रेविटेशन वगैरह भी नहीं लग रहा, क्योंकि लाइट है तो मास नेग्लिजिबल आपको मान के चलना है, ओके। व्हेन द सिस्टम इज रिलीज, अब सिस्टम को छोड़ दिया कि भाई सिस्टम तू चल, इस तरह को चलना है, ठीक है। द टेंशन T2 इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक बी एंड सी, बी और सी को जो कनेक्ट कर रहा है ना, इसके बीच जो टेंशन T2 लग रहा है, इसका मान कितना होगा, ये आपको निकालना है, ओके, ठीक। देखो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, जब आप इसको फ्री छोड़ोगे, ठीक है, तो ये भागेगा नीचे, ये ब्लॉक कहाँ भागेगा, नीचे भागेगा, तो इसमें नीचे की तरफ बल लगेगा कितना, m इंटू का जी, जो आपका लग रहा है कितना, 60 न्यूटन। अच्छा, ये 60 न्यूटन का जो बल है, ये 60 न्यूटन का जो बल है, ये इन सारे मास को खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, खींचेगा ना। तो F बराबर क्या आया, एम ए, ये मैं क्या देख रहा हूँ, इन सबका एसिलेशन, ठीक है। ये इतने, ये आप कह दो, आप इन तीनों को ना इधर इतने बल से खींच रहे हो, तो ये रहेगा F इजिकल टू एम ए। एफ का मान कितना है तुम्हारे पास, 60, एम टोटल मास कितना हो गया 6, तो 8 और 4 12, तो 12 गुना ए, तो यहाँ से आपका एसिलेशन जो वो कितना आ गया, वो आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इतना एसिलेशन लग रहा होगा इन सब पे इधर खींचने के लिए,
ओके, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई कि जो ए है वो कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। ये जो पूरा पूरा नीचे खींचा जाएगा, कितने एक्सीलरेशन से खींचा जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से खींचा जाएगा। ठीक है, जब ये सीधा नीचे खींचा जाता, ऊपर कुछ नहीं होता, तो ये जी से जाता, इस जी से जाता। पर अब पीछे से, पीछे वाला बाहर भी इसको खींच रहा है, ठीक है ना, तो ये कितने एक्सीलरेशन से जा रहे होंगे, ये जा रहे होंगे ए इजिकल टू 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। ठीक है, अब देखो जो T3 लगेगा, अब देखना बात आप, अच्छा, अब ये T1 किसको खींच के लाएगा, इसको खींच के लाएगा, ये धागा होता है ना इसकी तरफ लगता है, ये T1 जो भी, ये T1 और T2, ठीक है दोनों। और अच्छा, ये T3 जो है ना, ये देखो T3 कैसे लगेगा, अब ये तो कहां भागना चाह रहा है, ब्लॉक तो नीचे भागना चाह रहा है, ठीक है, और T3 इसकी तरफ लगता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो धागा होता है ना उसकी तरफ लगता है, और T3 चाह रहा है ऊपर, अरे है कि नहीं, ये जो भार है इसका 60 न्यूटन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर ये जो ऊपर द्रव्यमान लगा हुआ है, धागा लग रहा है, ये तो थोड़ा सा इसको ऊपर खींचेगा ना, कैसे खींचेगा, रोकेगा ना, तो T3 ऊपर की तरफ है, और जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर टोटल दो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन सा, 60 न्यूटन का तो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सा काम कर रहा है, अपना टेंशन T3 काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहां भी ऐसे होंगे ये फोर्स, और यहां ऐसा होगा, मतलब यहां क्या हो रहा है, यहां सिर्फ इसके पास, इसको कौन खींच रहा है भाई, इस वाले ब्लॉक को, इसको सिर्फ T1 ही खींच रहा है, तो यहां क्या आएगा, T1 इजिकल टू M कितना इसका 6, और A तुम्हारे पास पहला समीकरण नंबर, इस वाले ब्लॉक को कौन खींच रहा है, आगे तो इसको खींच रहा है कौन, T2, पीछे इसको कौन खींच रहा है, T1, तो ये कितना आएगा, T2 माइनस का T1 इजिकल टू 2 गुना A समीकरण नंबर 2। ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ये हो गया ना, एक ये 4 kg वाला है ना, इसको आगे तो कौन खींच रहा है, T3 खींच रहा है, पीछे कौन खींच रहा है, T2 खींच रहा है, और इसका द्रव्यमान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 गुना A। ये कैसे लगा रहा हूं मैं, ये मैं लगा रहा हूं F1 माइनस का F2 इजिकल टू द्रव्यमान गुना एक्सीलरेशन, इस फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ ऐसे आपसे, कि ये इस तरीके से डायग्राम है, कि देखो यहाँ हमेशा सेंटर की तरफ लगता है फोर्स, ठीक है, टेंशन जो होता है, यहाँ कितना लगेगा T1, यहाँ कितना लगेगा T2, और यहाँ कितना लगेगा T3, ठीक है, सेंटर की तरफ लगता है ऐसे। तो इसको अब इधर कौन खींच रहा है, T3, इधर कौन खींच रहा है, T2, तो ये कितना आएगा, T3 माइनस का T2, इसका जो भी द्रव्यमान है इनटू इस पे जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है, ये मैंने 3 समीकरण यहाँ लिख दी है, ठीक है। अब काफी चीजें आपके पास आ गई है, ओके, आपके पास एक्सेलरेशन है, और आपको पूछा क्या है, द टेंशन T2 इन स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच कितना टेंशन लग रहा है, T2 लग रहा है, उस T2 का मान निकालना है। अब यहाँ से T2 का मान कैसे निकालें, वो देखो, इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया T2 इजिकल टू, समीकरण एक और एक दो को जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर दो, T2 बचेगा, T1 कट जाएगा, 6 और 2 8 है, आ गया, कितना आ गया, 8 है। ए का मान आपके पास कितना है, 5 है, तो 8 5 कितना आ गया, 40 न्यूटन तुम्हारे पास फोर्स आ गया। जो टेंशन T2 है वो कितना है, 40 न्यूटन है। बाकी भी पूछते तो आप निकाल सकते हो, जैसे कि मतलब मान लो आपको T3 पहुंच गया, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 को जोड़ दो, T1 से T1 गया, T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, तो T3 बचा, तो T3 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 12, ये हो गया 12 गुना का A, ए का मान कितना है 5, तो ये कितना आ जाता, 60 न्यूटन। इस तरीके से आप T3 भी निकाल सकते थे, और T1 भी निकाल सकते थे, जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हो, ओके। एक्सीलरेशन सब में सेम रहेगा, जो ए है वो यहीं भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ फ्रिक्शन नहीं है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म है, ओके, और एक इनर्शियल फ्रेम में है। सबसे पहले बात आती है इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले बात क्या आती है अपने पास, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, देखो, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो किसी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, कि इनिशियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जड़ तो ये है, जो अपने पास फ्रेम क्या होता है, कि मतलब मान लो ये मेरा हाथ है, ये एक फ्रेम है, ठीक है, इसके सापेक्ष एक ही दूसरा फ्रेम है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना, तो ये दोनों फ्रेम आपस में क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय फ्रेम कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे, ठीक है। पर ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। और रोटेटिंग फ्रेम जो होता है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, ये आपने हमेशा पढ़ा होगा जब भी आपने फ्रेम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एनी इनिशियल फ्रेम मस्ट, या अच्छा, उस इनिशियल फ्रेम में, कौन से इनिशियल फ्रेम, क्या होता है इनिशियल फ्रेम, जब जो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर किसी की वेलोसिटी कैसे यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा आगे बताओ, तो क्या नहीं होगा, कौन सी सही होगी, इनके बारे में बताना है। नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, कोई जरूरी थोड़ी है,
हो सकती है ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हर फ्रेम में लगती है, हर जगह लगती है। अच्छा, अब मतलब मान लो एक लिफ्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, भागती नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो एक्सीलरेशन से ही भागती है। मान लो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रही है, ठीक है, जा सकती है भाई, 5 की स्पीड से ऊपर लेके जा रहा हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत थोड़ी, ले जा सकता हूँ। तो क्या तुम पे ग्रेविटी काम नहीं करती? करती है भाई, बिल्कुल करती है। तुम्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वेलोसिटी जगह खींच खींच के लेके जाना पड़ेगा मेरे को, है ना? तो वहां ये कह रहा है नोट हैव एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। नहीं भाई साहब, ग्रेविटी होगी। इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो ऊपर खींच रहा हूँ ना, कांस्टेंट स्पीड से खींच सकता हूँ, तो फिर ग्रेविटी स्टॉप हो जाएगी? नहीं होगी, ग्रेविटी तो लगती रहेगी। हैव नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स तो वहां काम कर ही रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हैव जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये सही है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सुनना बात मेरी, ये एक फ्रेम है, ये इसके रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम है, इसके सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, इसमें किसी चीज की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में भी तो कांस्टेंट ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टोटल एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया। टोटल फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। तो हमेशा टोटल फोर्स और टोटल एक्सीलरेशन जीरो रहेगा अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो और इसमें कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ रहे हो कि टोटल फोर्स जीरो रहेगा, फ्रिक्शनल जीरो रहना मेडेंट्री नहीं है, ग्रेविटेशनल जीरो रहना मेडेंट्री नहीं है, टोटल फोर्स जीरो रहना मेडेंट्री। समझ रहे हो क्या बात? लिफ्ट की तुम सरफेस पे हो और वो लिफ्ट तुम्हें ऊपर खींच रही है, ठीक है ना? तो तुम तो उस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्थिर ही हो, रेस्ट पे हो, तो क्या तुम्हें ग्रेविटी काम नहीं कर रही? कर रही है। पर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कौन कर रहा है? वो लिफ्ट वाला जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन जो है वो वहां काम कर रहा है। मतलब टोटल फोर्स आप पे जीरो है, टोटल एक्सीलरेशन आपका जीरो है, बट टोटल एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? उस सरफेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बट वहां पे ग्रेविटी काम कर रही है, फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, बट नेट फोर्स वहां क्या है? उसके सापेक्ष क्या है? जीरो है। ओके, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब रेडियस नहीं बदल रही, स्पीड नहीं बदल रही, डायरेक्शन हर बार बदल रही है, ठीक है ना, स्पीड कभी इधर है कभी इधर है, ठीक है। तो वेलोसिटी, सॉरी, ये वेलोसिटी जो है वो हर बार बदल रही है, ठीक है, जो डायरेक्शन बदल रही है, एक्सीलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ है। ओके, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन करने के। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात समझ में आती है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं समझ में आती। सर्कुलर मोशन में मोमेंटम की बात नहीं करते, लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करते, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, वो उन्होंने नहीं लिखा, तो ये हो गया भाई साहब गलत। ओके, सेकंड देखो, एन एक्सीलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेम पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, हमेशा ये सेंटर की तरफ लगेगा। अरे तुम किसी को घुमा रहे हो, तुम किसी को घुमा रहे हो और तुमने उसको छोड़ दिया तो बाहर जाता है, मतलब तुम एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन कहाँ लगा रहे थे? सेंटर की तरफ लगा रहे थे ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, हमेशा सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसको बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक एक्सेलरेशन लगता है, ये वाली बात हो गई बिल्कुल सही। सेकंड क्या करा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो गया भाई ये? न्यूटन्स थर्ड लॉ, कौन सा थर्ड लॉ? कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया नियम? ये तो कोई बात ही नहीं। सी वाला भी तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी जरूरी है। ओके, तो यहाँ तुम्हारा आंसर बी ओनली हो जाना चाहिए। ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैंने ये पहले सोल्व किए थे, हाँ यही अपना होगा। फिर तुम्हारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी ओनली रहेगा। न्यूटन के थर्ड लॉ की तो यहाँ बात ही नहीं आई कोई भी, ठीक है ना। तुम्हें याद हो सर्कुलर मोशन की बात की थी कभी भी जब, और यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी सर्कुलर मोशन के अंदर भी, तो कहीं भी बात नहीं आती है ये वाली कि अपने ये करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएं, क्रिया प्रतिक्रिया ले। ये तो किसी को धक्का दे रहे हो, दीवार पे बल लगा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, जमीन पे बैठे हो, तब तब उस टाइम बात आती है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स के टाइम अपने बात करते हैं, और कहीं भी अपने नॉर्मल फोर्स की बात नहीं करते, कब? जब अपने सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करा है? ओम एन ऑब्जेक्ट इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू सर्वल कंजर्वेटिव फोर्स, क्या बोल दिया इसने? कंजर्वेटिव फोर्स बोल दिया, यहां से बहुत कुछ निकल गया, ठीक है। द वर्क डन बाय देम ऑन ए ऑब्जेक्ट ओवर ए क्लोज्ड पाथ आर गिवन इन टू केसेस, वर्क डन इतना है और दूसरा वर्क डन इतना है क्लोज्ड पाथ में, ये देखो क्लोज्ड पाथ दिया हुआ, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जीरो होता है, तो W1 भी जीरो हो गया और W2 भी जीरो हो गया, सिंपली जो मर्जी दे रखा हो। F1 का मान ये दे रखा है, F2 का मान ये दे रखा है। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन W1 एंड W2? जीरो है भाई दोनों, क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव है, तो ये लो, बस खेल खत्म। कंजर्वेटिव आते ही अपना काम हो गया। कंजर्वेटिव यही तो होता है, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क होता है, क्लोज्ड पाथ में किया गया कार्य जीरो होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिटल सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल। देखो क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक पॉइंट है, समझो बात को। ये एक टेंशन का एक पॉइंट है, या जो तुम वो लगा रहे हो, क्या बोलते हो उसको, प्रतिबल जो लगा रहे हो, स्ट्रेस जो लगा रहे हो, वो उसका ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तुम इतना स्ट्रेस लगाओगे वो वस्तु वापस अपनी शेप में आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा और लगाओगे फिर भी आ जाएगी, थोड़ा और लगाओगे फिर भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ पा रही है, मतलब आ पा रही है। ठीक है, तब तक तुम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे, कौन सा, तनन सामर्थ्य पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंचे। जैसे ही तुम इस पे पहुंचोगे ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये टूट जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। इससे पहले तुम जितना मर्जी फोर्स लगाते रहो, जितना मर्जी तुम प्रेशर लगाते रहो, जितना मर्जी तुम प्रतिबल लगाते रहो, ये अपनी स्थिति में वापस आएगा। एक बार तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए तो वापस नहीं आएगा, इस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन पढ़ लो। गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, की स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। ठीक है, बैंड 180, कोई सेंस ही नहीं है। रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, नहीं, ये तो उससे पहले की बात है। ओके, और गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब भाई डिफॉर्म नहीं होता, अगर वो बंगूर है ना, बंगूर है वो, कौन सा या बोला इसने, ब्रिटल है, बंगूर है ना, बंगूर में विरूपण आता ही नहीं है, बंगूर तो टूट जाता है मिट्टी के खिलौने की तरह। प्लास्टिक में आता है विरूपण तो, ठीक है, तो जो बंगूर होगा वो टूट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कहलाएगी, कि वो टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया कितनी हाइट के ऊपर, 10 मीटर के ऊपर। ठीक है, आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट, रीचिंग हाईएस्ट पॉइंट पे जब मैं पहुंच गया, ठीक है, आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट इट रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज प्रोजेक्टेड, मतलब मैंने यहां से फेंका और ये कितनी हाइट तक गया, 10 मीटर की हाइट तक आपका जो पार्टिकल है वो गया। ठीक है ना, और इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ये जो हाईएस्ट पॉइंट था, इस पे पहुंचने के बाद अब वो वापस आ रहा है। ठीक है, किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जहां से तुमने उसको प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, अज्यूमिंग नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, ये मानते हैं कि इसके पास क्या है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इस मोशन के अंदर क्या तुम्हारे पास कांस्टेंट रहेगा हमेशा। देखो, जब यहां से तुमने इसको फेंका, इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मान लेता हूँ जीरो, यहाँ जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, इस पॉइंट पे आगे रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। जब यहाँ से फेंका था तो किसी वेग से फेंकोगे ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, 1/2 जो भी होगी, और यहाँ जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, जीरो है। ठीक है, इतना कुछ हमने को बताया। क्या बोल रहा है ये, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा इस मोशन के अंदर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं रहेगी, यही देख लो, यहाँ तो जीरो थी, यहाँ mgh हो जाएगी, यहाँ 1/2 थी, यहाँ जीरो हो जाएगी, तो चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। ये कह रहा है कांस्टेंट क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रह सकता है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो, मतलब मोमेंटम जीरो, यहाँ तो मोमेंटम जीरो है, जबकि यहाँ तो मोमेंटम है v²/2m, तो मोमेंटम भी नहीं हो सकता। एसिलेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्यों नहीं हो सकता भाई, एसिलेशन कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकता या हो सकता है, ये बताओ, ये बताओ। तुमने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको फेंक दिया ऊपर, ठीक है, फेंक दिया, एसिलेशन तो हमेशा नीचे ही लग रहा है कि नहीं, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, एसिलेशन चाहे तुम यहाँ पे हो, 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 ग्रेविटेशनल एसिलेशन तो हमेशा नीचे लगेगा, या किसी भी केस में ऊपर भी लग सकता, नहीं लगेगा ऊपर, हमेशा नीचे लगेगा। तो एसिलेशन भी कांस्टेंट है हमेशा नीचे की तरफ। अरे ये इधर भाग रहा है, तो इसको पीछे लाने का काम कौन कर रहा है, ये मैं फेंक रहा हूं ऊपर, तो ये जाते जाते धीरे होगा ना, उसका काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वहां पहुंच गया, अभी नीचे आएगा, नीचे लाने का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता, कांस्टेंट 9.8 मीटर प्रति सेकंड नहीं होता, तो ये वापस थोड़ी आता, ऊपर चला जाता, है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, ये बात ठीक है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ठीक है, इनका जोड़ करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी जो है टोटल कांस्टेंट रहती है, कब, जब आपका फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, और जो प्रकृति के फोर्स है, जैसे कि ग्रेविटेशनल हो गया, ईएम जो कूलाम फोर्स हो गया, ये सर कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो तुम ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो तुम्हारे पास, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है तुम्हारे पास, वो क्या कहलाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा,
डी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो सी और डी दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सीलरेशन सिंपली जी है। टोटल सम जो है एनर्जी का, काइनेटिक और पोटेंशियल का, वो अपने पास क्या है भाई, वो अपने पास है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये प्लस ये, दोनों का एडिशन हो जाएगा। काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव ही रहेगी। यहाँ क्या है, पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक ज्यादा है। ऊपर जाओगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक घट रही है। ठीक है, ऊपर जैसे ही पहुंचे काइनेटिक बिल्कुल जीरो और पोटेंशियल बिल्कुल mgh, मतलब जो एडिशन है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए रबर बॉल इज टेकन इन डीप सी वेयर इट्स वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय 0.2%। ये जो वॉल्यूम में चेंज आ गया वो कितना आ गया है भाई, 0.2% आ गया। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। ओके, द बल्क, ये क्या किया इन्होंने, बॉल को किसी समुद्र में लेके गए, सी में लेके गए, वहां कुछ हाइट तक नीचे जाने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज इतना आ गया। ओके, द बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज दिस। बल्क मॉडुलस कितना है भाई, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है तुम्हारे पास जो क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम वाला, वो होता है। ठीक है, इतना है। एंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर में बी अज्यूम्ड एज दिस, कि जो डेंसिटी है सी वाटर की वो कितनी मान ली गई है, रो जो है वो कितना मान लिया गया है, 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब मान लिया गया है। ठीक है, और ये जो जी है वो कितना है अपने पास दे ही रखा है अपने को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है। तो आपको ये बताना है कि सी की डेप्थ कितनी है। हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल जो होता है, वो विकृति के समानुपाती होता है ना। स्ट्रेस मतलब दाब जो लग रहा है वो कितना लगता है, समुद्र की हाइट में नीचे जाओगे तो रोज जीएच लगता है कि नहीं, रोज जीएच लगेगा, लगेगा ना। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ये वाला अपना, क्या है ये क्या है भाई, ये स्ट्रेन से पहले यहाँ पे क्या आएगा, बल्क मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेन कितना होगा, डेल्टा वी बटा वी, है ना। ठीक है, रो जी एच, रो का मान रखो, रो कितना होगा, रो का मान हो जाएगा भाई, रो जी का मान 10, एच का मान निकालना है, बी का मान 10 की घात 9 गुणा डी वी बाई वी 0.2 भाग 100, है कि नहीं। ठीक है, तो अपने को एच निकालना, निकाल लेंगे अपनी, क्या दिक्कत वाली बात है, करो सोल्व, क्या आएगा, 2 ये हो गया, इसे काटोगे तो 10 की पावर बचेगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और 10 की घात 7 ये 0.2, 10 की घात 3 और एक 4, तो यहाँ 10 की घात कितना बचा, 10 की घात 3, तो ये h इजिकल टू कितना आ गया, 0.2 गुणा 10 की घात 3, मतलब 200 मीटर। कितना आ गया भाई, 200 मीटर। इस तुम्हारे पास गहराई के ऊपर क्या है, वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर इतनी डेंसिटी वाला पानी है, 1000 वाला, तो उसमें जो चेंज आएगा उसकी वॉल्यूम में वो कितना आएगा, 0.2% आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक ए बकेट रेस्टिंग ऑन ए फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट कंटेन्स एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, कि एक बकेट है वो रेस्ट कर रही है कहाँ, एक लिफ्ट के फ्लोर पे। ये लो जी बकेट है, ये लिफ्ट के फ्लोर पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, और डेंसिटी कितनी है, रो है, इनकॉम्प्रेसिबल है, लिक्विड। जनरली आप जब भी मानोगे किसी भी लॉ में जाओगे, चाहे बर्नौली लॉ में जाओ या फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन में जाओ, ऑलवेज वी हैव एक्सेप्टेड दैट कि जो आपका लिक्विड है वो कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है। ठीक है, नाउ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, अब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है विद ए यूनिफॉर्म एसिलेशन। पी लिख दिया, पी नहीं लिखना था, ए लिखना था। ठीक है, क्योंकि आंसर में भी यही है। तो ये नीचे की तरफ किस एसिलेशन से आ रही है, ए से आ रही है। अच्छा, आपने को पता है एक एसिलेशन क्या लगता है, जी लगता है। ठीक है, तो इफेक्टिव एसिलेशन क्या हो गया इस बकेट के ऊपर या विकेट के पानी के ऊपर, ये हो गया, ज्यादा तो हमेशा जी होगा, तो इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ए एसिलेशन हो गया। समझ रहे हो ना, आपने कभी फील भी की होगी बात, जब ऊपर जाते हो तो खुद को हैवी फील करते हो। ठीक है ना, मतलब ए इधर लगेगा, ठीक है ना, मतलब ए इधर लगता है, जी इधर लगता है, डायरेक्शन अलग अलग है तो जुड़ते हैं, तो वो तुम्हें नीचे की तरफ ज्यादा एसिलेशन फील होगा और थोड़ा भारी फील होगा। जब नीचे आते हो, जी भी नीचे लग रहा है, ए भी नीचे लग रहा है, तो थोड़ा हल्का हल्का फील होता है। कभी फील करना, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में तो वो घटते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव जो तुम्हारे पास एसिलेशन होगा, जी इफेक्टिव जिसको हमने बोले, तो वो क्या होगा, जी माइनस का ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द फ्लड, फ्लड के अंदर दो पॉइंट है अपने पास, ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अच्छा,
तो जो प्रेशर आता है, प्रेशर डिफरेंस जो आता है वो क्या होता है, तुम्हें पता हो P क्या होता है, रो जी एच होता है कि नहीं। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। जी क्या है, इस पे एसिलेशन कितना है, इस पानी पे टोटल एसिलेशन कितना है, जी इफेक्टिव है, तो ये आ जाएगा रो माइनस जी माइनस का ए। टोटल एसिलेशन इतना ही है इस पानी में, हम क्या करें, हाइट, ये हाइट कितनी है, पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, इस हाइट मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अरे यही तो होता है अपने पास गेज दाब जिसको तुम बोलते हो, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है वो भी एच का काम करता है यहाँ, है ना। तो वो कितना डेल एक्स है, ये कितना आएगा, डेल्टा एक्स आएगा। समझे क्या, कि कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो कितना होता है, रो जी, और इन दोनों के बीच के पॉइंट के डिस्टेंस ये डेल एक्स है, तो डेल एक्स रहेगा। एसिलेशन यहाँ जी नहीं है, जी होता जब वो नीचे पड़ा रहता है आराम से, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन में होता, बट यहाँ रेस्ट पोजीशन में नहीं है, नहीं है, नहीं है, लिफ्ट में जा रहा है नीचे, तो इफेक्टिव जो एसिलेशन आएगा वो कितना आएगा, जी माइनस का ए आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रो इंटू का जी माइनस का ए इंटू का क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भाई काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके आई थिंक जो ये इतना दिख नहीं रहा, मैं ट्राई करता हूँ ये तुम्हें दिख जाए, एक सेकंड का टाइम दो मेरे को, दिख जाएगा बढ़िया, वरना अपने इसको ऐसे ही करेंगे और क्या। देखता हूँ ये आपको दिख सकता है क्या। हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक, अब दिख जाएगा। हाँ अब दिख रहा है, आ जाओ देखो। देखो क्या कह रहा है, ए वुडन ब्लॉक विद ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप। ये वुडन बॉक्स है, इसके ऊपर स्मॉल किसका पीस रखा हुआ है, तुम्हारे पास आयरन का पीस रखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं। और ये इसमें तैर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं, ओके। फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये जो लिक्विड है तुम्हारे पास, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और इसमें जो आपका जो ब्लॉक है लकड़ी वाला, इसके ऊपर लोहे वाला रखा हुआ है और ये इसमें तैर रहा है, ठीक। सी फिगर बिलो, इस फिगर को देखिए। आफ्टर सम टाइम द आयरन पीस फॉल्स इनटू द लिक्विड, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये जो आयरन वाला पीस है, ये जो आयरन वाला पीस है, ये कहाँ हो जाता है, इस पानी में गिर जाता है, गिर गया। तो क्या होगा, तब क्या होगा, एल डिक्रीज होगा। एल क्या है, कि ये कितनी हाइट तक डूबा हुआ है, नीचे तक, ये डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, पहली बात। ये एच जो पानी का लेवल है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो तुमको देखना है, ठीक है। पहली बात, आयरन का पीस पानी से हमेशा क्या होगा, या कोई भी द्रव ले आना, तुम जो भी मर्जी द्रव ले आना, उससे तो आयरन जो है ना वो हाईली डेंस ही है, हाईली डेंस है, घनत्व ज्यादा है, तो वो पानी में डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि इतना अगर तुम पानी लो या लिक्विड लो, और इतना ही अगर वो आयरन लो, तो इसका भार ज्यादा है, किसका, आयरन वाले का, ठीक है। तो इसके द्वारा हटाया गया जो पानी है, पानी तो इतना ही हटाएगा, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसके द्रव्यमान से कम होगा, द्रव्यमान से कम होगा तो आयरन अंदर डूब जाएगा। मतलब सेकंड केस जब आएगा, ये मान लेता हूँ फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, जब इसमें गिर गया है तो ये नीचे डूब के यहाँ बैठेगा सीधा सीधा आके, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात क्लियर, क्लियर, ओके, आगे चलो। देखो, जब ये इसके ऊपर था, जब ये इसके ऊपर था, तो आप ये कह सकते हो इसका वेट इसमें ऐड हो गया, एक तरीके से इसका वेट जो है वो इसमें ऐड हो गया, फिर भी ये तैर रहा है। ध्यान देना, इसका वेट इसमें ऐड हो गया, फिर भी ये तैर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके भार के लिए जो पानी ये हटा रहा है ना, जो यहां से ही पानी हटा रहा है, मतलब इसको एक तरीके से आप और ऐसे समझो कि देखो, जब ये इसके ऊपर है ना, ठीक है, तो वेट तो इसको इतना ही मिला ना, वेट तो इसमें इतना ही एडअप हुआ ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, वेट तो इन्होंने इतना ही एडअप किया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब देखो, वेट तो इसमें इतना ही एडअप हुआ, ओके, ठीक है, दोनों केस में इसका वेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और अब ये क्या है, बाहर है, बाद में ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे अंदर, ओके, ठीक है। अब देखो, बात समझो कि जैसे ही ये इससे हटेगा, इसका वेट कम हो गया ना, समझो बात को, इसका जैसे ये हटेगा, इसका वेट कम हो गया ना, इसका वेट कम हो गया, तो ये ऊपर की तरफ धक्का लग गया ना इसको, जब ये आयरन वाला नीचे गिरेगा, तो ये जो लकड़ी वाला जो है बॉक्स है, इसको ऊपर की तरफ धक्का लगेगा। ये तुम कैसे समझ रहे हो,
इसका वेट ज्यादा है, ठीक है, इसका वेट थोड़ा सा ही तो वॉल्यूम हटाएगा ये इसको खुद के भार के इक्वल है ना, ये जितना डूबा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, जितना डूबा हुआ है, इतना डूबा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जितना इसने ये पानी हटाया है ना, जितना ये पानी इसने हटाया है, वो कितना हटाएगा, इसके भार के इक्वल हटाएगा, पूरा इसका जो जितना भार हो रहा है, इसका प्लस इसका, एम प्लस एम, एम प्लस एम प्लस एम इंटू जी एच, ये एम जी, ये जितना भार बन रहा है ना, उतना वॉल्यूम हटेगा, इसकी डेंसिटी आएगी, और ये जो भाग डूबा हुआ है वो एल्थ है, वो ये ऐसा होगा। समझ रहे हो क्या, इतनी बात है। अच्छा, अब जब ये m कम कर दिया, जब ये m हटा दिया, तो ये l भी तो कम हो जाएगा। समझो मेरी बात, क्या होता है, ये क्या कहता है तुम्हारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, कि इसका जितना भार है, इसका m है, इसका m है, टोटल भार कितना हो गया, m प्लस m गुणा जी। इतने भार को सह कौन रहा है, ये लिक्विड। ये लिक्विड सहने के लिए कितनी जगह हटाई, ये कितना है, कितनी हाइट तक है, ये स्मॉल l हाइट तक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, लिक्विड का घनत्व है इंटू वॉल्यूम कितनी, ये सरफेस एरिया मान लेते हैं ए इंटू का एल, ये तो आ गया क्या, भार आ गया, ठीक है, पानी का भार इतना इंटू का जी। अब देखो, जब ये m हटा दोगे, तुम ऊपर वाला m हटा दोगे, तो ये इसको इक्वल करने के लिए ये तो कांस्टेंट है सारे के सारे, इस l को घटना पड़ेगा, मतलब l घटेगा, मतलब l क्या होगा, डिक्रीज होगा, l डिक्रीज होगा तो l इंक्रीज नहीं हो सकता, मतलब a सही होगा तो b सही नहीं हो सकता। तो b गया, b गया, a इसमें है और a इसमें है। अब रह गई बात c और d की। अब देखो बात क्या, दूसरी बात और देखो कि h पे अपने को अब देखना है, h की बात अपने को और करनी है, ठीक है। h तुम्हारे पास इतना था, अब जब ये इसके अंदर जाएगा, जब ये इसके अंदर जाएगा, तो ये लेवल तो अपने आप ऊपर आ जाएगा ना, एच वाला। समझो बात को, कोई वस्तु जब जाके डूबेगी तो वो लेवल तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ये पहले डूबी हुई नहीं है, बाहर बढ़ी है आराम से, इसने कुछ किया ही नहीं था अपने, इसने इसका वेट अब इसको दिया था, बस इतना ही फर्क था। अभी वस्तु जाके डूबेगी तो लेवल तो अपने आप इंक्रीज होगा ना, लेवल तो अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एच जो है तुम्हारे पास, वो इंक्रीज हो जाना चाहिए या डिक्रीज होगा, ये सोचो, थोड़ा सा सोचता हूँ, रुको मैं भी सोचता हूँ, तुम भी सोचो, कि तुम्हारे पास इसके इसके भार के इक्वल है ना, पानी तो पहले ही ऊपर लाना पड़ रहा था, ठीक है, पहले ये यहाँ काम कर रहा था, एम जो है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये आ रहा था अपने पास काम, एम इसके साथ ऐड हो रहा था, है ना, जबकि यहाँ ये अंदर पूरा डूब जाएगा, ये भार है, चाहे वेट कितना भी हो, भार है, तो इसने इस पानी को इतना नहीं उठाया जितना कि इस पानी को इसने उठाया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऊपर आना चाहिए, बाकी मैं एक सेकंड और चेक करता हूँ ये, आई हैव टू री एश्योरेंस जो होती है, मेरे को दोबारा देखना चाहिए, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ ये। देखो इस बात को थोड़ा सा, कि एच पे यहाँ दो इफेक्ट काम करेंगे, ठीक है, जब ये ब्लॉक इसे नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा,
ठीक है, H घटेगा, इसकी वजह से ऊपर आएगा तो H घटेगा, नहीं H, हाँ ऊपर जाएगा तो H घटेगा, दूसरा ब्लॉक अंदर जा रहा है तो वो H को बढ़ाएगा, दो ही फैक्टर तुम्हारे पास। ठीक है, दोनों देखो, जो इफेक्ट मतलब ये एक यहां था ऊपर था, एक ही नीचे था, दोनों में से जिसमें ये पानी को लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, समझना बात को, कि जिसके अंदर ये ब्लॉक है ना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उसको ऊपर ले आएगा, तो एच बढ़ जाएगा। सेकंड केस में अगर लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हो गया पहले वाले से, तो एच बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड कम डिस्प्लेस हुआ तो ये घट जाएगा एच। ठीक है, अब इसको छोटी सी बात को समझो, मैं भी इसको ट्राई करूंगा तुम्हें बेस्ट तरीके से समझाने की। अच्छा, ये m जब यहां है, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया m प्लस m इंटू जी, और ये अपने पास था रो ए एल इंटू का जी। ठीक है, तो यहां अपने बात करें, यहां ये mg कितना हटा रहा था, ये mg जो लिक्विड इसने हटाया वो कितना कह सकते हो तुम, वो एल का कोई छोटा सा पार्ट था यहां तक, जो जहां इसका रोल था स्मॉल एम का। ठीक है, और अब ये पूरा का पूरा डूबेगा, थोड़ा सा देखो, हाँ अब समझो ये बात, इसका जो भार था mg, ठीक है, उसको ये जो एल की हाइट बढ़ाने वाला रोल था, ठीक है, उस टाइम ये रोल इतने पे था, और सोचते हैं रुको, ये तो क्लियर हो गया कि एल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। एच का क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन टू एच। देखो बात क्या, बाहर तो दोनों केस में सेम रहा ना, समझो बात को, जो बाहर ये पानी सह रहा था उस ब्लॉक का और उस ब्लॉक का सेम था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इतना बड़ा ब्लॉक है, इससे तुमने वो इतना भार कम कर दिया mg, ठीक है, इस भार उस भार को कम करने के लिए तुम्हें ये ऊपर जाएगा ना, मतलब इसके ऊपर जो mg भार था उसको तुमने हटा के सीधा पानी में डाल दिया, उसके ऊपर से इतना भार कम हो गया। ठीक है ना, एक तरीके से वो भार किसका था, वो भार जो तुमने इसको दे रखा था वो एक तरीके से लकड़ी वाले का हो गया, बॉक्स का, क्योंकि वो तो इसके ऊपर था, वो इसके ऊपर है अंदर है हमें नहीं पता, वो तो लकड़ी वाले बॉक्स का ही भार है, तो उस वो लकड़ी वाला बॉक्स ज्यादा डूबा, समझे। अब वो उतना भार उससे हटा, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो लिक्विड फ्री होगा ना वो ज्यादा लिक्विड फ्री होगा, समझना बात। सेम भार के लिए तुमने वो भार इस पे रख रखा था, और उसको ये जो लिक्विड था वो फ्री हुआ, ये बॉक्स तुम्हारा नीचे गया, इसके ऊपर था, ये बॉक्स नीचे गया, लिक्विड तुम्हारा ऊपर आया। ठीक है, अब तुमने सब हटाओगे तो वो लिक्विड तो फ्री हो गया ना, ये जो बॉक्स है वो ऊपर जाएगा, वो लिक्विड जो ऊपर आ रहा था वो फ्री हो गया अब नीचे जाने के लिए, क्यों, क्योंकि जो वेट था वो बहुत ज्यादा था उसका, बॉक्स का जो लोहे वाला था, उसका बॉक्स वेट बहुत ज्यादा था, वो फ्री जब होगा तो इसको हाइयर लिक्विड रिलीज करना पड़ेगा फ्री, क्यों, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम है, लिक्विड का भार कम है, तो सेम वेट रखने के लिए इसको ज्यादा लिक्विड फ्री करना पड़ेगा, डेंसिटी लोहे की ज्यादा है, समझो बात, डेंसिटी लोहे की ज्यादा है, ये द्रव्यमान बनता है, डेंसिटी इसकी आई है, तो लोहे का तो कम वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, और पानी का ज्यादा ज्यादा क्या हो रहा था, वॉल्यूम ज्यादा अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी कम है, समझ रहे हो। तो पहले केस में क्या था, पहले केस में क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था, दूसरे केस में वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट ही उसके अंदर ही आ गया ना,
अंदर आ गया तो सिंपल जो वॉल्यूम इसका है वो का वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। पर पहले वाले केस में देखो, जब तुम्हारे पास इसका वेट ज्यादा है और ये वेट डूब नहीं सकता क्योंकि लकड़ी के ऊपर है, इस वेट के इक्वल पानी को डिस्प्लेस होने के लिए ज्यादा वॉल्यूम देना पड़ेगा अपना, क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व कम है, ज्यादा इसको वॉल्यूम देना पड़ेगा, ज्यादा वॉल्यूम देना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में क्या था, एच तुम्हारा ज्यादा था, ऊपर था। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, एच क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या हो गया, एच नीचे हो गया, ठीक है। इस बात को एक दोबारा समझो तुम, क्या कर रहा हूं मैं, पहले केस के अंदर ये इसके ऊपर था, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ना मतलब ये वाला तैर रहा है और ये डूबेगा, ओके, ठीक है। देखो अब पानी को तो भार सहना पड़ेगा ना, वो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लगेगा। इसका जो भार था mg, ठीक है, इसकी ये लो रो लो और इसका वी लो और इसका जी लो, ठीक है। और ये पानी वाला भी रो लो, वी लो और जी लो, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम, इसका डेंसिटी क्या ज्यादा है तो इसकी वॉल्यूम कम हो, यहाँ वी हो तो यहाँ इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसको बाहर को सहने के लिए इसको वी को ज्यादा डिस्प्लेस होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये लेवल ज्यादा बढ़ाएगा इस केस में। दूसरे केस में वो तो इसमें आके डूब ही गया तो खेल ही खत्म, वॉल्यूम तो उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जितना लोहे के पास है। तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हुआ, मतलब एच ज्यादा था, अब एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एच होगा डिक्रीज। ऑप्शन आ जाएगा ए एंड डी, चौथा ऑप्शन आ जाएगा, दिस इज इट।